Hello everyone. Wish a warm welcome to our channel Litpad Academy. Wish you a very great evening today. This is Professor Gayatri Patil for your guide, your educator for English literature. Our today's topic, History of English Literature, is chronology. Let's start. Here you see the chart, revise it and remember it. Question asked in exam, chronology and time-based question. Okay? So let's see first Anglo-Saxon. Anglo-Saxon 450 to 1066 AD. Here you see AD. So what is the difference between AD and BC? So what is AD? First we discuss about the difference between BC and AD. So what's BC and what is AD? BC it means before Christ, before the year. Or AD it means Anno Domini, which is a medieval Latin for in the year of Lord, historical era, birth of Jesus Christ. इसका मतलब क्या है कि BC जो है वो बिफोर क्राइस्ट, जो यीशु ख्रिस्त थे उनके जन्म के पूर्व, इट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यहाँ पे क्या यूज़ होता है? BC यूज़ होता था, उनके क्रिश्चियनिटी के कैलेंडर में यूज़ होता था. अभी AD में क्या होता है कि हमारे यहाँ का क्या होता है, 2016 के बाद में 2017 आता है. लेकिन BC के टाइम पे क्या था कि BC 400, सो BC 400 के बाद में BC 300 आता था. सो उल्टा तो वैसे उस टाइम पे चलता था. तो अभी क्या है कि उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी के कैलेंडर में BC यूज़ होता था और उसके बाद में बिफोर द बर्थ क्राइस्ट, क्राइस्ट के यीशु ख्रिस्ट के जन्म के बाद AD यूज़ होता है. सो AD इट मीन्स अभी AD 2016, तो उसके बाद क्या आएगा? AD 2017. ओके, आया समझ में? जस्ट अ सिंपल थिंग. BC इट मीन्स बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यीशु ख्रिस्त के जन्म के पहले क्रिश्चियनिटी कैलेंडर में BC यूज़ होता था और यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद, उनके बाद BC के बाद वहाँ पे क्या यूज़ होता है? AD यूज़ होता है. ओके, मस्ट रिमेंबर दिस डिफरेंस. सो मेडिएवल लैटिन में अभी क्या यूज़ होता है? AD यूज़ होता है. आया समझ में डिफरेंस? वेरी गुड. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, Anglo-Saxon age. Period of this age is 450 to 1066. This Anglo-Saxon age is also called Old English period. इस Anglo-Saxon age को Old English period भी कहा जाता है. Next point, Celt Breton. So what is that? The Anglo-Saxon people live in the Old Britain, which is also called Celtic Britain एंड ग्रेट ब्रिटेन. ओके, सो यहाँ पे क्या था, पहले एंग्लो सैक्सन एज में केल्ट पीपल रह रहे थे. सो इनको अभी हम उनको ब्रिटेन कहते हैं. तो उस टाइम पे ब्रिटेन को केल्ट ब्रिटन, तो हम अभी क्या कहते हैं? ब्रिटन को ब्रिटेन कहते हैं. लेकिन उस टाइम पे ब्रिटन कहते थे और ब्राइटन. ओके, दिस टू नेम्स आर कॉल्ड ऑन दैट टाइम्स. तो केल्ट पीपल कौन थे? केल्ट पीपल इज़ अ मोस्ट पावरफुल पीपल. अब उनकी जो हिस्ट्री है केल्ट पीपल की, एंग्लो सैक्सन एज की डिटेल लेक्चर में पढ़ाऊंगी. ओके, नेक्स्ट केल्ट ब्रिटेन. उनके बाद क्या हुआ? केल्ट के बाद यहाँ पे रोमन ट्राइब आई थी. ओके, रोमन ट्राइब विच इज़ ऑल्सो मोस्ट पावरफुल ट्राइब. उनके बाद अब रोमन ट्राइब जो थी उसकी हिस्ट्री में बताती हूँ आपको आगे. तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? द एंग्लो सैक्सन वेयर डिसेंडेंट ऑफ 3 डिफरेंट जर्मन ट्राइब्स. विच 3 डिफरेंट जर्मन ट्राइब्स? एंजल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स. मस्ट बी रिमेंबर because this question asked in exam also. Which German tribes, which major German tribes here? So in this Anglo-Saxon age, so which major German tribes? First one is Angel, second Saxon and third one is Jutes. ओके, तो यहाँ पे क्या था कि
यहाँ पे दो सबसे बड़ी ट्राइब थी, एंजल और सैक्सन की, इसलिए आज हम उन्हें एंग्लो सैक्सन के नाम से जानते हैं। वो बहुत ही क्रूर लोग थे। एंजल्स और सैक्सन्स जो थे ना, वो बहुत ही क्रूर लोग थे, जिन्होंने ब्रिटेन पर अपने शासनकाल के दौरान लड़ाइयाँ लड़ी थी। बहुत ही शक्तिशाली योद्धा तभी शासन करते थे, जिन्होंने अपने अपने लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों में भी बसाया था। अब इन्होंने एंग्लो सैक्सन ने ब्रिटेन पर कब अटैक किया था? इन 4th सेंचुरी। ओके, 4th सेंचुरी में एंग्लो सैक्सन ने यहाँ पे अटैक किया था। जो एंजल और सैक्सन्स थे ना, 4th सेंचुरी में आक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे जो पहले से थे वो रोमन पीपल रह रहे थे। सो रोमन सेना जो थी, उन्होंने तुरंत उनको वापस खदेड़ दिया। इसका मतलब कि उन्होंने रोमन्स ने उनको हरा दिया था। जो सेना थी उनको रोमन्स ने हरा दिया था। लेकिन कुछ वर्षों के बाद, इट मीन्स 450 एडी में प्राचीन जो रोमन थे, उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन को छोड़ दिया। दे लीव एंड दे गो टू ओन प्लेस। इसका मतलब कि उन्होंने ब्रिटेन को छोड़ा, और जो रोमन पीपल थे ना, उन्होंने ब्रिटेन को छोड़ा और वो उनके जो ओन प्लेस था वहाँ पे वो चले गए। सो इसलिए एंजल्स और सैक्सन जो पीपल थे, उनको क्या हुआ कि आसानी हुई यहाँ पर भी ब्रिटेन पर कब्जा करने की। जो एंजल्स पीपल, एंग्लो सैक्सन के जो पीपल थे, एंजल और सैक्सन, सो उनको क्या हुआ कि आसानी हुई। इस मौके का उन्होंने फ़ायदा उठाया और इस बार वो सफल रहे ब्रिटेन पर कब्जा करने के लिए। सो ऐसे ये 3 जर्मन ट्राइब्स यहाँ पे ये 3 जर्मन ट्राइब्स यहाँ पे आई थी। सो यहाँ 3 डिफरेंट जर्मन ट्राइब्स कौन कौन सी थी? द एंजल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। ओके, must remember this question is asked in exam also. So remember that 3 different German tribes: the Angels, Saxon and Jutes. Next point, England and Angelland. So what's the difference that? यहाँ पे क्या हुआ ना कि many towns and villages still carry their name today, including England, which come from the Saxon word Angelland. मतलब हम जो अभी इंग्लैंड कहते हैं, तो उस टाइम पे कुछ टाउन और कुछ विलेजेस थे, तो उनको कैरी करके वहाँ पे इंक्लूडिंग करके हम अभी जो इंग्लैंड कहते हैं, तो उस टाइम पे जो टाउन्स और विलेजेस थे, सो वहाँ पे वो एंजल लैंड कहते थे। जो हम अभी इंग्लैंड कहते हैं ना, तो उस टाइम पे उसको एंजल लैंड कहा जाता था, विच कम फ्रॉम द सैक्सन वर्ड एंजल लैंड। ओके, सो एंजल प्लस लैंड इज इक्वल टू इंग्लैंड, ऐसे इंग्लैंड नाम बना है। नेक्स्ट पॉइंट, हेप्टार्की. So what is heptarchy? The word used to designate the period between the establishment of Anglo-Saxon kingdom in England. हेप्टार्की जो कंसेप्ट, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एंग्लो सैक्सन की एज में ये जो 3 जर्मन ट्राइब्स थी, 3 डिफरेंट जर्मन ट्राइब्स, एंजल, सैक्सन और जूट्स, सो इनके कुछ पार्ट्स बने थे। सो ये 3 जर्मन ट्राइब्स 7 किंगडम्स में सेपरेट हो गई थी, और 7 किंगडम में वो डिवाइड हो गई थी। सो विच 7 किंगडम्स? द नेम्स ऑफ 7 किंगडम्स आर नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया, ईसेक्स, केंट, ससेक्स एंड वेसेक्स। सो दीज आर द 7 किंगडम्स। ये 7 किंगडम्स में ये 3 जर्मन ट्राइब्स डिवाइडेड हो गई थी। सो कौन से किंगडम में कौन सी ट्राइब डिवाइड हो गई थी, ये मैं आपको नेक्स्ट डिटेल लेक्चर में आपको बताऊंगी। उसके बाद हम उसमें वो डिटेल लेक्चर में बेवुल्फ देखेंगे। सो उस लेक्चर में हम बेवुल्फ की पोएम के बारे में देखेंगे। बैटल ऑफ मैल्डन, देन ड्रीम ऑफ द रूड, वाइफ लैमन, सीफेरर, कैडेमन, देन फोर्थ मैन्युस्क्रिप्ट इल्यूमिनेशन, हीरोइज्म और पर्ल वेडसेट, हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया, और बहुत से सारे कंसेप्ट हैं, वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। ओके, एंग्लो नॉर्मन एज, पीरियड ऑफ दिस एज इज 1066 to 1340 AD. दिस एंग्लो नॉर्मन एज इज also कॉल्ड मिडल इंग्लिश पीरियड। ये जो हमने एंग्लो नॉर्मन एज के पहले एंग्लो सैक्सन एज देखा था, सो एंग्लो सैक्सन एज को ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है और एंग्लो नॉर्मन एज को
मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। ये मिडिल इंग्लिश पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज एंग्लो नॉर्मन एज, सेकेंड चौसर एज, एंड थर्ड डार्क एज, also called revival age or barren age. The Anglo-Norman period marked the end of Germanic Saxon rule in England. It means Anglo-Norman period में Germanic Saxon rule का एंड हुआ था। जो सैक्सन एज के जो कुछ पीपल थे वो रह गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 एंड बैटल ऑफ हेस्टिंग 1066. These two major important events must remember. Asked in exam many times. Okay. So what is the difference between the Battle of Hastings and Norman conquest? So what is the Battle of Hastings? The Anglo-Norman period was started after the Battle of Hastings in 1066. It means Anglo-Norman period जो था ना वो Battle of Hastings के बाद में शुरू हुआ था। वो कैसे हम आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि दो किंग थे। एक फर्स्ट किंग जो था वो था किंग हैरोल्ड और सेकेंड किंग विलियम फर्स्ट। सो इन दोनों किंग में जो किंग हैरोल्ड था ही इज़ अ किंग ऑफ एंग्लो सैक्सन एज, एंड विलियम फर्स्ट ही इज़ अ किंग ऑफ नॉर्मन, ही इज़ अ ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। ओके, सो इन दोनों किंग में क्या हुआ, युद्ध हुआ। इन दोनों किंग में बैटल हुई, फाइट हुई, वॉर हुआ। उस बैटल को बैटल ऑफ हेस्टिंग कहा जाता है। और उस वॉर में विलियम फर्स्ट जो नॉर्मन किंग था उस नॉर्मन किंग की विलियम फर्स्ट की जीत हुई। ही गॉट अ विक्ट्री, ही वॉन द बैटल, ही गॉट अ विक्ट्री। सो उस विक्ट्री को नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहा जाता है। क्योंकि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो विलियम फर्स्ट जो किंग था वो नॉर्मन किंग था, ही इज़ अ ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। तो उसकी जीत हुई, इसलिए उस इवेंट को नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 कहा जाता है। ओके, अब आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द बैटल ऑफ हेस्टिंग एंड व्हाट्स नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। डिफरेंस आर क्लियर। बैटल ऑफ हेस्टिंग इट मीन्स उन दोनों किंग में जो वॉर चल रहा था उस वॉर को बैटल ऑफ हेस्टिंग कहा जाता है। और उस वॉर में किंग विलियम फर्स्ट की जीत हुई, उसे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहा जाता है। और एक बात, ड्यूक विलियम ऑफ नॉर्मंडी जो नॉर्मन किंग था ना विलियम फर्स्ट, उसकी हिस्ट्री भी है। सो इट्स बी अ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। तो मैं डिटेल लेक्चर में सब कुछ बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लैंड बिकेम अ ट्राइलिंगुअल कंट्री। यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड में ट्राइलिंगुअल लैंग्वेजेस आए थे। फर्स्ट वन इज अ नॉर्मन फ्रेंच, सेकेंड वन लैटिन, एंड थर्ड English. Okay, this 3 language must remember because this question asked in exam. So remember these points. Age of Chaucer. So the period of this age is 1314 to 1400. Age of Chaucer. So here Chaucer is a first modern age and he is also known as a father of English literature. This age is also called age of transition. What happened in this age? In this age, bubonic plague, which is a black death. What is the timing of black death? Black death timing is 1348. Then world third population, the corruption of church, and others event also. So here, important event is 100 years of war. 100 years of war timing is 1337 to 1458. Black death 1347 to 1351, and then peasant revolt 1381. Major writers of this age is John Wycliffe, John Gower, William Langland, Geoffrey Chaucer, and others. Age of darkness. Period of this age is 1400 to 1550. This age of darkness is also called barren age or revival age. ये डार्क एज को बैरन एज और रिवाइवल एज भी कहा जाता है। द टर्म डार्क एजेस वेयर फर्स्ट यूज बाय इटालियन स्कॉलर एंड हिस्टोरियन फ्रांसिस्को पेट्रार्का हु वाज आल्सो नोन एज अ पेट्रार्क। इसका मतलब डार्क एज की टर्म किसने लाई? डार्क एज की टर्म जो इटालियन स्कॉलर और हिस्टोरियन स्कॉलर था फ्रांसिस्को पेट्रार्का,
उसने ये डार्कनेस की टर्म लाई, और जो फ्रांसिस्को पेट्रार्का है उसको ही पेट्रार्क के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डार्क एज बिकॉज स्टार्ट वॉर नेम फेम जेलसी। इट मीन्स जब डार्क एज आया तब क्या हुआ, उस डार्क एज, इसको डार्क एज क्यों कहा जाता है? फर्स्ट वी रिमेंबर दैट थिंग्स कि डार्क एज इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि 100 ईयर्स ऑफ वॉर चल रहा था इस एज में। सो जब वॉर चलता है, हमारे यहाँ भी जब वॉर चलता था, जब आने बाने का युद्ध, जब आने बाने का काल, आपातकालीन परिस्थिति होती थी, इट मीन्स हमारे यहाँ जब आने बाने और आपातकालीन परिस्थिति थी, युद्ध की आपातकालीन परिस्थिति थी, तब क्या हुआ था कि सभी मार्केट बंद थे। इट मीन्स not going to be any temple, not going to be school, colleges, market are all, it means all get to be a close। वैसे ही उस टाइम पे डार्क एजेस के टाइम पे क्या हुआ कि उस टाइम पे भी 100 ईयर्स ऑफ वॉर चल रहे थे। उस टाइम पे भी स्कूल, कॉलेजेस और नॉट गोइंग टू बी अ चर्च, तो उस टाइम पे भी वहाँ सब बंद था। सब इट मीन्स उस टाइम पे सिर्फ वॉर ही चल रहा था, कोई भी नॉवेल ना कोई वर्क्स उस टाइम पे कुछ भी नहीं लिखा गया था। क्योंकि जब वॉर चल रहा होता है तो उस टाइम पे परिस्थिति कैसी होती है कि बहुत ही डरावनी, बहुत ही भयानक परिस्थिति होती, क्योंकि जो इट मीन्स घर पे ही रहना पड़ता है, बाहर नहीं निकलना पड़ता। और जो आर्मी के सोल्जर्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि देश की सुरक्षा करते हैं। तो उस वैसे ही उस टाइम पे 100 ईयर्स ऑफ वॉर जो चल रहा था, तब वैसी ही परिस्थिति उस टाइम पे भी थी। तो डार्क एज इस टाइम पे क्या हुआ कि कोई भी नॉवेल नहीं लिखी गई, ना कोई भी वर्क्स लिखा गया, उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ। इट मीन्स ओनली गेटिंग टू बी अ डार्क, इट मीन्स ओनली गेटिंग टू बी अ वॉर, सो इट्स कॉल्ड बी अ डार्क एज, इसलिए उस एज को डार्क एज कहा गया है। देन द मेजर इवेंट्स ऑफ दैट एजेस आर 100 years of war, I told you. So what is the timing of 100 years of war here? So France attacked on England. So here 100 years of war. The timing period of this 100 years of war is 1337 to 1453. Okay. Next, the Battle of Agincourt in 1415, Kate's Rebellion in 1450, then Wars of Roses 1455 to 1485. So what is in the Kate's Rebellion? What's in the War of Roses? What's in the Battle of Agincourt? So all be in a detail, so all that be history I tell you in the Age of Darkness a detailed lecture. Okay. So next, इसके बाद क्या हुआ कि डार्क एजेस के बाद यहाँ पे जो 100 ईयर्स ऑफ वॉर चल रहा था, उसके बाद रिवाइवल हुआ। इट मीन्स रिवाइवल ऑफ लर्निंग, इट्स अ रिवाइवल एज। तो यहाँ पे क्या हुआ, द रिवाइवल ऑफ लर्निंग फीचर एनलाइटनमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड आफ्टर अ डार्कनेस। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि आफ्टर अ डार्कनेस के बाद रिवाइवल ऑफ लर्निंग का फीचर क्या हुआ, यहाँ पे एनलाइटमेंट हुआ। ह्यूमन माइंड में क्या हुआ कि रिवाइवल ऑफ लर्निंग का जो फीचर हुआ था वो एनलाइटमेंट में हुआ। ओके। उसके बाद अराइवल प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। यहाँ पे क्या हुआ, इस एज में प्रिंटिंग प्रेस आई थी इन 1476 में। एंड ये प्रिंटिंग प्रेस किसने लाई, किंगस्टन ने। ओके, किंगस्टन ने यहाँ पे अराइवल प्रिंटिंग प्रेस लाई थी। नेक्स्ट पॉइंट, रिफॉर्मेशन। सो टाइमिंग period of this reformation is 1517. So what is reformation? Reformation, its result, creation branch of Christianity called Protestantism. It means यहाँ पे क्या हुआ, रिफॉर्मेशन आया था, क्रिश्चियनिटी का रिफॉर्मेशन हुआ था इस एज में। जो क्रिश्चियनिटी थी उसका क्या हुआ था, प्रोटेस्टेंटिज्म। इट मीन्स यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का रिफॉर्मेशन हुआ था। सो इट बी टू बी अ रिवाइवल, द लर्निंग ऑफ रिफॉर्मेशन का, एनलाइटमेंट का यहाँ पे फीचर्स एनलाइटमेंट हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ था। ओके। इसके बाद क्या हुआ कि इस एज में रिवाइवल लर्निंग की, जब रिवाइवल एज आया था
डार्कनेस के बाद में रिवाइवल हुआ ना, तो यहाँ पे रिवाइवल हुआ, इट मीन्स क्या हुआ कि नॉवेल्स आई। यहाँ पे क्या हुआ कि वर्क्स लिखे गए थे। सो थॉमस वैट का, थॉमस मोर का यूटोपिया वर्क्स, देन थॉमस मैलरी, तो ऐसे कुछ मेजर राइटर्स इस एज में आए थे। सो विच इज़ मेजर राइटर्स? मेजर राइटर्स नेम्स आर थॉमस मैलरी, विलियम कैस्टन, जॉन स्केल्टन, अर्ल ऑफ सरे, रोजर एशम and others. Okay, Elizabethan age, period of this age is 1558 to 1603 AD. This Elizabethan age is also called golden age of English literature. इसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एज में बहुत से चेंजेस हुए थे। एलिजाबेथ बिकेम क्वीन थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे एलिजाबेथन एज में जो एलिजाबेथ क्वीन थी, यहाँ पे इंग्लैंड की रानी बनी थी। All people are rebelling. All peoples are rebelling. Not the parents. All the types of revolution crushed highly education and intellectual, established secure government, stable government, promoted arts literature. सो यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस हुए, और बहुत से सारे चेंजेस भी हुए इस एज में। सो पीपल्स रिबेलिंग द नॉट पेरेंट्स, देन ऑल टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशन हुआ, क्रस्ट हुआ, देन हाईली एजुकेशन आया, एजुकेट पीपल्स, इसका मतलब हाईली एजुकेशन का जो लेवल था वो बहुत ही हाई हो गया था। एंड इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिश सिक्योर गवर्नमेंट, उस टाइम पे गवर्नमेंट जो थी वो सिक्योर हुई थी, स्टेबल गवर्नमेंट हुई थी। एंड प्रमोटेड आर्ट्स लिटरेचर, सो आर्ट्स और लिटरेचर का जो पार्ट्स था उसमें बढ़ोतरी हुई थी। इट्स मीन्स ग्रो अप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रोजर एशम द टीचर ऑफ एलिजाबेथ। जो रोजर एशम थे किसके टीचर थे? एलिजाबेथ के टीचर थे। जो क्वीन एलिजाबेथ थी ना उसके टीचर थे। फिलिप किंग wanted to marry her but she annoyed, so he attacked England in 1588 called स्पेनिश अरमांडा। यहाँ पे क्या हुआ कि फिलिप किंग जो था उसकी तीव्र इच्छा थी, कि उसकी विश थी, उसकी इच्छा थी उसे क्वीन एलिजाबेथ जो है उसके साथ शादी करनी थी। ही गॉट मैरिड, बट क्या हुआ कि क्वीन एलिजाबेथ ने मना कर दिया। सो मना करने के बाद क्या हुआ कि फिलिप किंग को बहुत ही बुरा लगा। सो इट मीन्स उसके अहम को ठेस पहुँचे, इसने मना क्यों किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो फिलिप किंग था उसने इंग्लैंड पर अटैक कर दिया था। वो टाइम पे क्या था, अटैक करने का टाइम था 1588, और उसको स्पेनिश अरमांडा के नाम से भी जाना जाता है। सो इट्स कॉल्ड अ स्पेनिश अरमांडा, इट्स मीन्स नेवल फ्लीट। सो उस युद्ध में, उस वॉर में क्वीन एलिजाबेथ जो थी ना उसने फिलिप किंग को हरा दिया। शी डिफीटेड हिम एंड पीपल से शी इज अ गॉड। फिलिप किंग को उस युद्ध में, उस वॉर में क्वीन एलिजाबेथ ने हरा दिया फिलिप किंग को। उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ की जीत हुई। कहने का मतलब क्या है कि पीपल क्या कहते थे उस टाइम पे कि उसने, एक लेडी ने फिलिप किंग को हराया, और फिलिप किंग को हराना मुश्किल था। सो क्वीन एलिजाबेथ, शी इज़ अ लेडी एंड शी गॉट अ डिफीट टू हिम, हाउ इज़ दैट? सो पीपल सेज शी इज़ अ गॉड। और फिर उन्होंने क्या हुआ कि उस टाइम पे जो पीपल थे, वो जो लोग थे, उस क्वीन एलिजाबेथ को गॉड मानने लग गए थे। ओ माय गॉड, शी इज़ अ गॉड रियली। सो ऐसे हुआ था। नेक्स्ट, पैट्रॉन सिस्टम। सो व्हाट इज़ अ पैट्रॉन सिस्टम? शी सपोर्टेड रिच पीपल हु फंड इन आर्टिस्टिक वे। जो रिच पीपल थे वो आर्टिस्टिक वे में फंड करते थे, सो उसको पैट्रॉन सिस्टम कहा जाता था। पैट्रॉन सिस्टम, इट मीन्स गार्डियनशिप। ओके, मेजर राइटर्स ऑफ दिस एज इज जॉन लिली, जॉर्ज पिले, यूनिवर्सिटी विट्स, क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस पैकन, बेन जॉनसन्स, William Jacobean age. So here the period is 1603 to 1625. Here King James I from Scotland. What is mean by that? Who is the king of Jacobean age? James I of England.
Who became a king after Queen Elizabeth? James VI. Don't be confused. Here, James I is a king of England and James VI is a king of Scotland. So what is difference is James VI is a king of Scotland, but when he came into England, so here he called a James first. Okay. Then third point is then known for revenge tragedies and political issues. So people says that why he came our country. So here major events must be remembered in 1601 Union of Crowns. What is mean that Union of Crowns? It means James VI of Scotland when he came in England. So here he became a king of James I. So this Union of Crowns. Then 1605 Gunpowder Plot. What is Gunpowder Plot? So people says that why he came our country. So in 1605 Gunpowder Plot or Guy Fawkes Plot. It means get finish him sowing grass, take it, burn it, take a chaff and hang out on the castle gate. It means उसको मार डालो फिर उसको जला के और all that soil and grass take it and chaff it means bhusa and hang out on a castle gate. Okay, so then people celebrate the man who conspiracy and James I is dead. In 1612 death of Prince Henry is most major events and financial struggle in and parliament. Okay, must we remember these major events. In 1612 death of Prince Henry is most major events and financial struggle in and parliament. Okay, must we remember these major events. Financial struggle in and parliament. Okay, must we remember these major events. Carolingian age. So the period of this age is 1625 to 1649. Here Charles I is a king of Carolingian age. Charles I is also called Carol. Charles I को ही कैरल कहा जाता है. So Charles I he is a most lavish careless man. इसका मतलब कि वो ना बहुत ही केयरलेस था. He says God as a gift, enjoy, drink and eat. उसका कहने का अर्थ था कि लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, ड्रिंक करो, ईट करो. So he is very careless man. Third point is carpe diem philosophy. What is carpe diem philosophy? One should die. Who one should die? Don't know. So enjoy life. He says that about. Then, but purest people they question on him. जो purest people थे, मेरा मतलब कि जो क्रिश्चियनिटी, जो चर्च के जो प्योरेस्ट रिलीजियस ग्रुप था, वो उस चार्ल्स फर्स्ट किंग पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे कि हाउ ही सेज enjoy, drink and eat, enjoy a life. How did he enjoy? Why he should not get to pray of God? The Puritan says. Then Puritan came says Charles first is not a good king, getting affair. इसका मतलब कि प्यूरिटन्स जो चर्च के प्रीस्ट और रिलीजियस ग्रुप था, वो कहते थे कि चार्ल्स फर्स्ट इज नॉट अ गुड किंग, ही गेटिंग अफेयर्स, गिफ्ट, सेपरेट पैलेस. चार्ल्स फर्स्ट के अफेयर्स थे, वो जिस किसी के साथ भी उसका अफेयर था उसको पैलेस गिफ्ट, सेपरेट पैलेस गिफ्ट में देता था. ही इज नॉट अ सन ऑफ गॉड, ही इज अ किंग डिवाइन राइट. सो रिलीजियस ग्रुप से therefore civil war started against king and army. So here 1642 में थिएटर वेयर क्लोज. 1642 में थिएटर थे वो क्लोज हो गए थे. दिस रीजन ऑफ सिविल वॉर. देन क्रॉमवेल केम विथ 10,000 आर्मी
प्रोटेस्ट टू प्यूरिटन। क्रोमवेल था वो 10,000 आर्मी के साथ आया प्यूरिटन को प्रोटेस्ट करने के लिए। दैट्स रीजन चार्ल्स फर्स्ट कैप्चर एंड किल डेड चार्ल्स फर्स्ट। इस तरह से चार्ल्स फर्स्ट का एंड हो। नेक्स्ट, प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज पीरियड इज 1649 to 1660. So this Puritan age is age of sense and age of commonwealth. In this age there is no king. Here there is no king. First democracy of England. There is a 11 years of parliament. In 1658 healthy drinks and compulsory attended to church. इस प्यूरिटन एज में सेंस थे। दिस इज एज ऑफ कॉमनवेल्थ। देयर इज नो किंग। इसका मतलब क्या है कि प्यूरिटन एज में कोई भी किंग नहीं था, सिर्फ पार्लियामेंट था। पार्लियामेंट का वहां पे चलता था। सो दिस इज द फर्स्ट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। देयर इज 11 years पार्लियामेंट ऑफ ईयर्स एंड इन दिस प्यूरिटन एज यहाँ पे प्यूरिटन मीन इट्स मीन्स प्यूरिट्स पीपल। और जो थिएटर थे वो इस प्यूरिटन एज में क्लोज किए गए थे। nothing be open a theater. That theater will be closed and getting to be not be drink. So and attend a church, go to in priest, pray to God and all that things, a purest thing. In this age, major writer of this Puritan age is John Donne, then John Herbert, Andrew Marvell, John Milton and others. Restoration age. Period is 1660 to 1702. Here, the Charles II is a king. So, Cromwell died on that time, so not be to protest of 100 of Puritans dead. So, easy to victory of Charles II to establish monarchy. इस restoration age में जो क्रॉमवेल था, हमने देखा प्यूरिटन एज में जो क्रॉमवेल 10,000 आर्मी के साथ आया था प्यूरिट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए। इस एज में क्रॉमवेल डाइड हो गया, तो प्रोटेस्ट करने के लिए कोई नहीं बचा। 100 ऑफ प्यूरिटन्स आल्सो डेड। सो कोई नहीं था। सो इजी उसकी चार्ल्स सेकंड की इजी विक्ट्री हो गई एंड उसने मोनार्की को इस्टेब्लिशमेंट किया। जो प्यूरिटन एज में थिएटर क्लोज हो गए थे उसको फिर से उसने ओपन किया एंड न्यू ग्रुप्स ऑफ राइटर्स बिगेन टू राइट अ प्ले। जस्ट क्वेश्चन आस्क्ड यू, ओके, इन 1660 whose restoration? If it's question asked in exam, so you get what answer? Monarchy. Okay, so Charles II French culture impressed to him and getting a low standard of literature, artificial literature of Charles Lamb, then Earl of Rochester, sodomy, then popish plot, politics, everyone. Then Charles II didn't have a legitimate son. Charles II को उसका खुद का कोई सन नहीं था। So उसका चार्ल्स सेकेंड का कजिन था। उस कजिन का नाम था जेम्स सेकेंड। सो जेम्स सेकेंड बट पब्लिक डिडंट वांट हिम। लेकिन वो जो पब्लिक थे उनको, जो पीपल थे उनको जेम्स सेकेंड किंग उनको नहीं चाहिए था। सो इन 1679 एक्सक्लूजन बिल इन पार्लियामेंट में बिल गया, एक्सक्लूजन बिल गया। कब? 1679 में। एंड 1685 में चार्ल्स सेकेंड डेड हो गया। सो 1702 में जेम्स सेकेंड किंग बना। जेम्स सेकेंड को 2 डॉटर्स थी। फर्स्ट वन इज मैरी एंड सेकेंड वन इज एने। सो मैरी मैरिज टू विलियम ऑफ ऑरेंज। हु इज विलियम ऑफ ऑरेंज? William of Orange is a small king of France. So she married him and he became a war family issue. तो उनके घर में कोई फैमिली इशू हुआ। सो इन 1688 विलियम थर्ड, इन 1688 में विलियम ऑफ ऑरेंज जो है, जो विलियम थर्ड वो किंग बना। जेम्स सेकेंड इज रन अवे and William of Orange in 1688 he became a king. So here a French colony of France. So William III is became a king. He paid to tax but he denied. So in 1694 French became
फ्रांस, इंग्लैंड एंड इन 1697 पीस ऑफ रिसविक। इट मीन्स और जब विलियम थर्ड किंग बना तो उसको टैक्स पे करना था, लेकिन उसने मना कर, सो दे गॉट फाइटिंग ईच अदर, बट नो रीजन, नो हैपन ऑफ पीस, सो दे पे सम टैक्स, नॉट मोर बट सम टैक्स। In 1701, Spain attacked on England, and in 1701 to 1713, War of Spanish Succession. What is mean this? Succession means उत्तराधिकारी. So after Princess Anne, who is Princess Anne, second James II की second daughter. First is Mary and second is Anne. Here, so after Princess Anne became a Augustan age. Period of this age is 1702 to 1744 AD. This Augustan age is also called Neoclassical age or Golden age. Augustan age को ही Neoclassical age कहा जाता है। Augustan age को Augustan age क्यों कहा जाता है? क्योंकि the term Augustus refer to the king George I desired to compare to first Roman emperor Augustus Caesar. इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि जो जॉर्ज फर्स्ट किंग था, सो उसके एज के, इट मीन्स ऑगस्टन एज के जो राइटर्स थे, सो वो रोमन एम्परर कौन था? रोमन एम्परर ऑगस्टस सीजर। ही इज अ एम्परर ऑफ रोम का एम्परर था ऑगस्टस सीजर। सो उस एज के जो राइटर्स थे उनको ये एज के राइटर्स फॉलो करते थे, जैसे कि इट मीन्स point, it is called Augustus because people was like to think Augustus Caesar, like Virgil and Horace also connected that things. It means यहाँ पे क्या हुआ कि अलेक्जेंडर पोप जो राइटर था, वो राइटर अलेक्जेंडर पोप कॉपी टू ओरेस एंड वर्जिल एज अ पोइट। इट मीन्स अलेक्जेंडर पोप जो था, सो उसने होरेस और वर्जिल कौन थे? होरेस और वर्जिल आर द पोएट ऑफ द ऑगस्टस सीजर। ऑगस्टस सीजर जो रोम का राजा था, रोम का जो किंग था, उसके एज के वो होरेस और वर्जिल पोएट थे। सो उनको क्या किया अलेक्जेंडर पोप ने, उनके वर्क को कॉपी किया था। उनके लिए जो लैटिन वर्क्स थे उनको कॉपी करके उसने ट्रांसलेट किया था। उनके वर्क को अलेक्जेंडर पोप ने कॉपी किया था इस एज में, इसलिए इस एज को ऑगस्टन एज कहा जाता है। ओके, क्यों कहा जाता है ऑगस्टन एज? क्योंकि जो ऑगस्टस सीजर जो रोम का राजा था, रोम का एम्परर था, किंग था, उसके एज के जो राइटर्स थे वर्जिल, होरेस एंड अदर्स राइटर्स। ओके, सो अलेक्जेंडर पोप क्या करता था कि उन राइटर्स के वर्क को कॉपी किया, उसने ट्रांसलेट, अलेक्जेंडर पोप ने कॉपी किया। इसका मतलब क्या हुआ, उस अलेक्जेंडर पोप ने फॉलो किया हाउ टू दे थिंक लाइक दैट एंड ऑल थिंग्स। सो उनके वर्क को अलेक्जेंडर पोप ने कॉपी किया, इसलिए उनको फॉलो किया, उनको कॉपी किया, इसलिए इस एज को ऑगस्टन एज कहा जाता है। ओके, आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट 1707 एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। 1707 में क्या हुआ? यूनिफॉर्मिटी का एक्ट आया। मस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। ओके, एंड 1800 यूनियन ऑफ क्राउन आयरलैंड। 1800 में क्या हुआ? यूनियन ऑफ क्राउन आयरलैंड आया। इसमें क्या हुआ? यूनियन ऑफ क्राउन आयरलैंड, इसमें क्या हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, हॉलैंड, वेल्श, इट मीन्स द यूनियन ऑफ द कंट्री आई थी इसमें। हॉलैंड मीन्स अभी जो नेदरलैंड है उसको पहले हॉलैंड कहते थे, और अभी जो इंग्लैंड है उसको वेल्श कहते थे पहले से। ऐसे यूनियन ऑफ कंट्री आई थी उस पे टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप। यहाँ पे क्या हुआ कि डेवलप स्ट्रॉन्ग पार्टीज, वीक एंड टोरीज। इट मीन्स जो रिच पार्टी और पुअर पार्टी रहती, वैसे ही उस टाइम पे वीक और टोरीज जैसी पार्टीज थी। देयर आर टू स्ट्रॉन्ग पार्टीज ऑन दैट टाइम्स। उनकी हिस्ट्री में सब what is a weak party and what about the Tories party, so I tell in detail lecture also. Okay, so यहाँ पे
मस्ट रिमेंबर यहाँ पे क्या हुआ, इस एज में स्ट्रॉन्ग पार्टीज आई थी वीक एंड टोरीज की। और एक बात, यहाँ ऑगस्टिन एज में क्या था कि सटायर बहुत होते थे, जो कोई भी राइटर्स था सो इस एज में सटायर थे। ओके, सटायर। देन इस एज में क्या हुआ, नॉवेल भी आई थी। बाकी के एज में जैसे ड्रामा वगैरह ऐसे थे ना, तो इस एज में नॉवेल आई थी और इस एज में सटायर्स थे, जैसे कि जोनाथन स्विफ्ट के देन टेल ऑफ टॉप, गलिवर्स ट्रैवल, ऐसे नॉवेल्स आए थे और सटायर भी आए थे। ओके, पैमेला नॉवेल है, तो वैसे बहुत से वर्क्स भी है इसमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिकल री इंट्रोड्यूस द क्लासिक्स। विच क्लासिकल्स री इंट्रोड्यूस क्लासिक, जैसे कि एरिस्टोटल, प्लेटो, होरेस, ओविड, दांते, पेट्राक, यूरिपिडीज। सो ये जो क्लासिकल राइटर थे उनको क्या किया था, री इंट्रोड्यूस किया था फिर से क्लासिक्स में। इट मीन्स इनको फॉलो करके कॉपी किया था, तो इसलिए क्लासिकल री इंट्रोड्यूस द क्लासिक, इसलिए इस एज को न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है। इट मीन्स इसको ऑगस्टन एज को इसलिए न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है। मेजर राइटर्स ऑफ दिस एज इज जोनाथन स्विफ्ट, जॉन आर्बटनॉट, कॉली सीबर, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टीले, Alexander Pope, and others. Pre-Romantic age. This period is 1745 to 1798. This time marks a transition in English literature from structure and formality of neoclassical writer to emotional, uncover writer of romantic. This pre-romantic age contact in nature and call eco-criticism. इसका मतलब प्री रोमांटिक एज को नेचर से कांटेक्ट किया गया है, कनेक्ट किया गया है। कॉल इको क्रिटिसिज्म, इसको इको क्रिटिसिज्म के बारे में भी बताया गया है। कनेक्ट एनवायरमेंट से कनेक्ट किया गया है। न्यू क्लासिकल टू रोमांटिक इज ट्रांजिशन। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। सम मेजर राइटर्स ऑफ दिस एज इज Samuel Richardson, Age of Johnson, William Collins, Samuel Johnson, Oliver Goldsmith, William Cooper, R.B. Sheridan, William Blake, and others. Romantic age. This period is 1798 to 1837. In this romantic age, we tell about a nature, imagination, melancholy, then poetry, court, escape, चेंज, एस्केप। रोमांटिक एज में नेचर के बारे में कहा गया है, नेचर के बारे में बताया गया है, इमेजिनेशन के बारे में बताया गया है, मेलैंकली। देन इन दिस रोमांटिक एज किड्स, कोलरिज, शेली as important because Shelley is Terzarima, post-romantic poet. It's a post-romantic poet. Then Coleridge, opium addict. You know that about opium addict, Kubla Khan influence, dream opium. He read a pilgrimage like that. Okay. Then Man from Porlock, Made Man Meet. Then Jane Austen. Others important major writer of romantic ages, William Wordsworth, S.T. Coleridge, Robert Southey, Jane Austen, William Hazlitt, Charles Lamb, P.B. Shelley, John Keats, Mary Shelley, and others. Victorian age. This period is 1837 to 1901. What is in Victorian age? In the Victorian age, class issue, society issue, regular problem, high industrialization, factory, industry in London, then rich, power, hunger, all global threat of explosion. यहाँ पे क्या था, विक्टोरियन एज में क्लास इशू था, सोसाइटी का इशू था, प्रॉब्लम था, हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन उस टाइम पे विक्टोरियन के एज के टाइम पे हुआ था. देन द फैक्ट्री नॉवेल्स, लेबर स्ट्राइक, लोअर मिडिल क्लास. देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. विक्टोरियन एज के टाइम पे क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था.
टेक्नोलॉजिक आई थी उस टाइम पे. देन रियलिज्म डिपिक्टिंग एवरी लाइफ फोकस ऑफ सोशल इश्यूज. जो सोशल इश्यूज थे उस पर फोकस किया गया था. देन सेंसेशन नॉवेल्स आई थी उस टाइम पे, फोकस थ्रिलिंग एंड सस्पेंसफुल प्लॉट. ओके. देन रोमांटिक फोकस ऑन family. These points are important, must be remember, sometimes asked in exam. Okay, which is a famous work of. So here a famous work is Jude and Obscure, Jane Eyre, Old Curiosity Shop, Jane Eyre by Old Curiosity Shop. Then Robert Browning and Matthew Arnold. Major writers of Victorian age like Elizabeth Barrett Browning, Lord Alfred Tennyson, Robert Browning, Charles Dickens, Emily Bronte, George Eliot, Matthew Arnold, okay, and others as. Modern age. So, the period of this modern age is 1901 to 1945. What happened in this modern age? Industrial Revolution, favoring psychology, break from convention. It means मॉडर्न एज में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मीन्स औद्योगिक क्रांति हुई. देन फेडरन की साइकोलॉजी आई. ब्रेक फ्रॉम कन्वेंशन. कन्वेंशन इट मीन्स अधिवेशन और प्रचार जो होता है ना, उससे ब्रेक हुआ. देन मेजर इवेंट्स ऑफ दिस मॉडर्न एज इज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड. सो what is the date of World War First? The World War First date is 1914 to 1918 and World War Second is 1939 to 1945. And in 1918 Germany defeated humiliation. And 1930 Great Depression, then Wall Street crash, collapse world economy. It means जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी वो कोलैप्स हो गई, वॉल स्ट्रीट वो क्रैश हो गया. इस एज में सिगमंड फ्राइड की इस पर सोशियो एनालिसिस थ्योरी भी आई. इंडिविजुअलिज्म. व्हाट इज मीन बाय इंडिविजुअलिज्म? इंडिविजुअलिज्म इट मीन्स व्यक्ति स्वतंत्रवाद भी हुआ इस टाइम. मेजर राइटर्स थे जैसे कि D.H. लॉरेंस. तो D.H. लॉरेंस की 1913 में एक नॉवेल आई सन्स एंड लवर्स, इज ए वेरी फेमस इन दिस मॉडर्न एज. देन नॉर्थन फ्राई, पर्सनल शैडो, Oedipus complex. And major writers of this age is G.B. Shaw, Virginia Woolf, T.S. Eliot and others also. Postmodern age. So here the period of the postmodern age is 1945 to till date. Here in the postmodern age, absurdity, existentialism, real, imaginary and symbolic. Here, the postmodern age is affected from World War II. The postmodern culture rejected to the modern culture. मतलब जो पोस्ट मॉडर्न एज था वो मॉडर्न एज के अपोजिट था. पोस्ट मॉडर्न एज इज नॉट बिलीव टू ग्रैंड नैरेटिव एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ. व्हाट इज ग्रैंड नैरेटिव? ग्रैंड नैरेटिव मीन्स historical narration, context and multiple perspective. In the postmodern age is Samuel Beckett, Waiting for Godot. Then intertextuality, real, imaginary and symbolic. Okay, I hope so your all concepts clear about history of English literature, age chronologies. I am very clearly and easily मैंने आपको easy way में बताया है सब कुछ. So if you get any doubt regarding this topic, so comment on this below comment section. We discuss on that topic. If you like my videos, so subscribe my channel, share to all with your friends, click the bell icon, like, share and subscribe to our channel. Our next topic is Anglo-Saxon age in detail. So join it. Don't forget to subscribe. See you soon. Thank you.